नमस्ते। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के जो प्लेटो चल रहा था उस प्लेटो के साम्यवाद का यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं प्लेटो का परिचय, उसका आदर्श राज्य, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत से संबंधित जो वीडियो थे वो मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम उसी कड़ी में आगे प्लेटो का साम्यवाद के सिद्धांत का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो साम्यवाद है वो कॉन्सेप्ट क्या है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। साम्यवाद जैसे हम कॉमन साम्यवाद समझते हैं, जो रूस में साम्यवाद था, चीन में साम्यवाद, इसका मतलब कि वहाँ की कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है व्यक्तियों की, वहाँ सब कुछ राज्य का है। हम जो कमाते हैं वो राज्य का है, उसमें से हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम ले लेते हैं, बाकी हम जो समाज की जो संस्था होती है समाज के पास में उसको जमा करा देते हैं। यही होता है साम्यवाद में। तो प्लेटो का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की कल्पना की थी उसमें इसको एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि वो आदर्श राज्य तभी प्रोग्रेस कर सकता है, तभी सफलतापूर्वक चल सकता है, तब उसमें व्यक्तियों का पर्सनल कुछ नहीं हो। क्योंकि जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, चाहे हमारा घर हो, परिवार हो, संपत्ति हो, कोई भी चीज़ें हों, तो वो क्या करती हैं, आपस में झगड़े पैदा करवाती हैं, ईर्ष्या पैदा करवाती हैं, लालच पैदा करवाती हैं। तो प्लेटो चाहता था कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर सारे व्यक्ति इसमें फंस जाएंगे, खासकर जो संरक्षक वर्ग है, तो फिर क्या होगा कि राज्य, आदर्श राज्य है, वो कैसे अपने आप को संभाल पाएगा, कैसे वो रह पाएगा। इसलिए प्लेटो ने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जिसकी आधारशिला न्याय को माना। इस न्याय रूपी आधारशिला को बनाए रखने के लिए उसने शिक्षा पद्धति के साथ साथ एक नवीन सामाजिक कल्पना का भी वर्णन किया, जिसे प्लेटो के साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। प्लेटो का जो साम्यवाद है, इस सामाजिक व्यवस्था के प्रतिपादन का उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था संरक्षक वर्ग, यानी जो शासक और सैनिक वर्ग है वो बाहर आकर्षण, जैसे मैंने पहले बताया था, बाहरी आकर्षण से और संसार की जो दुर्बलता है, लोभ, लालच है, झगड़े हैं, उनसे उसको बचाया जा सके, ताकि वे निष्पक्षता एवं त्याग भावना से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। इन दुर्बलताओं के निराकरण के लिए न्याय व शिक्षा व्यवस्थाओं के होते हुए भी प्लेटो ने जो साम्यवाद की सामाजिक व्यवस्था है, ऐसे सामाजिक वातावरण की विवेचना की है। अब ऐसा प्लेटो के मन में क्यों आया, क्यों सोचा? जब राज्य की जब बारे में कल्पना कर रहा था तो प्लेटो को आशंका थी कि जीवन पर्यंत अनवरत चलने वाली शिक्षा द्वारा तैयार किए गए शासक वर्ग के सुसंस्कार विपरीत पर्यावरण में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति जो है परिवार व निजी संपत्ति में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन व राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। यानी प्लेटो कहता है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में कहा था कि जो हमने एक 0 से लेकर 35 वर्ष तक और फिर 50 वर्ष तक भी उसको हमने शिक्षित करते रहे थे सांसारिक जीवन में, तो इतनी लंबे समय से हमने शिक्षक वर्ग तैयार किया, मतलब शासक वर्ग तैयार किया। अगर हम अब उसे हम परिवार और निजी संपत्ति दे देते हैं या उनकी परिवार निजी संपत्ति रहती है, तो इस लंबी शिक्षा व्यवस्था के बाद में, इतना बड़े जीवन संघर्ष, पैसे खर्च करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में जो शासक वर्ग तैयार होता है, जो संरक्षक वर्ग तैयार होगा, वो अगर स्वार्थ में फंस गया तो पूरी शिक्षा व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए इन दोनों ही बाधाओं से संरक्षक वर्ग को बचाने के लिए जो नई सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन प्लेटो ने किया, उसके 2 तत्व हैं, संपत्ति विषयक साम्यवाद और एक परिवार विषयक साम्यवाद। तो ये इसका परिचय हो गया, उद्देश्य हो गया, और अब है इसके स्रोत। प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था के स्रोत क्या है, यानी प्लेटो ने इस चीज़ को कहाँ से ग्रहण किया, कहाँ से इसको लिया। प्लेटो से पहले भी साम्यवादी विचारधारा यूनान के कई नगर राज्यों में व्यवहारिक रूप से प्रचलित थी। यानी प्लेटो का साम्यवाद उसका मौलिक विचार नहीं है, उसकी कोई नई विचारधारा नहीं है। यूरोप में जहाँ प्लेटो रहता था वहाँ पर भी बहुत सारे नगर राज्य थे, उनमें से उन राज्यों के अंदर कुछ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जो इससे साम्यवादी व्यवस्था से मेल खाती थी। जैसे हम स्पार्टा को लेते हैं, स्पार्टा से
और मतलब एथेंस और स्पार्टा से तो जो प्लेटो था बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं से उसने मतलब प्रभावित होकर ही अपने विचारों को एक दिशा दी थी। तो स्पार्टा में राज्य हित के लिए स्त्रियों को उधार दिया जाता था। बालकों को 7 वर्ष का होते ही राज्य अपने पास ले लेता था तथा उनके भरण पोषण का संपूर्ण भार राज्य ही वहन करता था। यानी कि व्यक्तियों का अपना पर्सनल कुछ नहीं था, राज्य अपने हित के लिए, अपने भविष्य के लिए ही जो व्यवस्था करता था वो राज्य हित में थी। यानी बच्चों को भी अपने पास लेकर अपने अनुसार, जिसके लिए अपने सैनिक और शासक तैयार हो सके, तो उनका भरण पोषण, शिक्षा व्यवस्था, रहन सहन, सब की व्यवस्था राज्य ही करता था। स्पार्टा में सामूहिक भोजनालय थे, यानी भोजन भी ऐसा नहीं हम अपने घरों में अलग अलग बना के खाते हैं अलग तरह का, नहीं, वहाँ एक सामूहिक भोजनालय था। उसमें ही सारे जो राज्य के व्यक्ति थे स्पार्टा नगर राज्य के, वो एक साथ ही एक जैसा भोजन करते थे। इसलिए उनमें ऐसी भावना नहीं आती थी उसने तो ये खाया, मैंने ये खाया, हमारे घर में ये नहीं बना, हमारे घर में वो बना, नहीं। दूसरा था क्रोट नगर राज्य। उसमें भी सहकारी खेती की व्यवस्था थी, यानी ऐसी खेती जो सब लोग एक साथ मिलकर करते थे। उसमें से फिर राज्य के पास सारा जमा होता था और हमको जितनी ज़रूरत है उतनी मिल जाती। अब ज़रूरत क्या होगी, खाना तो एक जगह बनता जाता राज्यों में, लेकिन फिर भी सबको अपने अपने हिसाब से मिल जाता था। एथेंस भी 5वीं सदी से ही इस प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था लिए हुए ही अपना संचालन कर रहा था। पाइथागोरस व्यक्ति है, वो कहता है कि उसने एक विचार दिया था कि मित्रों की संपत्ति पर सबका अधिकार है। इसका मतलब मित्रों की संपत्ति मित्रों की पर्सनल संपत्ति नहीं है, उस पर सबका अधिकार। इसका मतलब वहाँ पर साम्यवादी जैसी व्यवस्था थी। यूरिपाइड ने भी प्लेटो की रिपब्लिक से पहले एक रचना की थी, उसमें भी नारी साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अतः ऐसा कहना सही नहीं होगा कि प्लेटो के साम्यवादी विचार उनके मौलिक विचार हैं, बल्कि उनके साम्यवादी विचार उस टाइम की, यानी तात्कालिक यूनान नगर राज्यों की परिस्थितियों की ही उपज थे। अब आते हैं हम इसकी व्याख्या। प्लेटो का साम्यवाद राज्य के सभी वर्गों के लिए नहीं था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद क्या पूरे राज्य के लिए था, पूरे लोगों के लिए था, कुछ वर्गों के लिए था, या केवल संरक्षक वर्ग के लिए था? तो इसका आंसर है वहाँ का संरक्षक वर्ग, जिसमें बोलते हैं शासक और सैनिक वर्ग, इन दोनों के लिए था। तो प्लेटो का साम्यवाद सभी वर्गों के लिए नहीं था। उसने राज्य के 2 अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक क्यों कहा, क्योंकि शासक और सैनिक वर्ग कम संख्या में होते थे, बाकी जनता थी ज़्यादा संख्या में होती, तो शासक और सैनिक वर्ग तक ही इसे सीमित रखा था। कि हम आगे विशेषताओं में भी इसकी चर्चा करेंगे। वह राज्य के बड़े जो वर्ग था जनसाधारण के लिए इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करता था, क्योंकि जनसाधारण को इतने नियमों में रखकर, इतनी बंदिशों में रखकर कोई उद्देश्य प्राप्ति का प्लेटो को विचार नहीं था। वो केवल आदर्श राज्य का संचालन और उसकी सुरक्षा के लिए जो वर्ग था उसी के लिए उसने सारे ज़्यादातर नियम कानून बनाए थे। शिक्षा भी उन्हीं की, साम्यवाद भी उन्हीं का। ठीक है, प्लेटो साधारण जनता के लिए इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करता था। प्लेटो ने साम्यवाद की योजना को 2 भागों में विभाजित किया था, हमने पहले भी इसका बताया। संपत्ति का साम्यवाद, परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। तो हम इस वीडियो में केवल संपत्ति के साम्यवाद के बारे में ही चर्चा करेंगे। क्योंकि अगले वीडियो में दूसरा करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो के अनुसार निजी संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है। क्वेश्चन पूछ लेंगे, प्लेटो ने जो संपत्ति का साम्यवाद है उसको क्यों रखा, उसका कारण यही है कि निजी संपत्ति व्यक्ति के अंदर बहुत सारे दुर्गुणों को भर देती है और राज्य की एकता और न्याय को संकट में डाल देती है। इसी कारण प्लेटो अपने आदर्श राज्य के दार्शनिक शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रखता है। ये इसका मेन कारण हो गया, आधार हो गया कि क्यों प्लेटो ने ऐसी व्यवस्था संरक्षक वर्ग के लिए की थी। शासक व सैनिक वर्ग निजी संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। भूमि के एक टुकड़े पर भी उनका स्वामित्व नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी भूमि उनकी नहीं। राज्य में जितनी भी भूमि होती जाता है तो हम क्या देखते हैं कि जितना राज्य का जितनी भूमि होती है, जितनी संपत्ति, सब राज्य की होती है, शासक वर्ग की होती है। लेकिन प्लेटो ने इसका उल्टा
पहले ही बोला था कि नहीं, उसका एक टुकड़े पर भी अधिकार नहीं होता है, और पैदावार पर भी केवल उत्पादक वर्ग का, जो उसको पैदा करेगा वही उस पर अधिकार होगा। उत्पादक वर्ग शासक वर्ग को, संरक्षक वर्ग को उतना अनाज उपलब्ध करा देगा जितनी की उसको आवश्यकता होगी, प्रतिवर्ष दे देगा वह जो वस्तु पैदा होती है खेतों में, और वो भी उनका जो उत्पादक वर्ग के द्वारा जो वस्तुएं दी जाएंगी उसका शासक वर्ग सामूहिक रूप से उपयोग कर सकेंगे। अब आती है इसकी विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं में है कि यह साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए, सबसे पहली विशेषता है कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, सामान्य नागरिकों के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य वैसे तो समाज कल्याण ही है, किंतु इसे संपूर्ण राज्य या संपूर्ण समाज द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। यानी समाज कल्याण इसका उद्देश्य है, लेकिन पूरा समाज इसको व्यवहार में नहीं ला सकता है। समाज का केवल संरक्षक वर्ग तक ये सीमित है। संपत्ति के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक नहीं है, यानी कि है तो संपत्ति को रोका गया है, संपत्ति के बाउंड की गई, लिमिटेशन की गई, लेकिन इसका उद्देश्य आर्थिक नहीं है, इसका उद्देश्य राजनीतिक है। जो आदर्श राज्य में शासक वर्ग है वो अच्छे शासन कर सके, वो राजनीतिक उद्देश्य इसके पीछे छिपा हुआ है। तथा इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं है, वरन राजनीतिक और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों की प्रमुखता शासक वर्ग को भ्रष्ट करती है, ऐसा प्लेटो का विचार था। दूसरी है इसका, प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद त्याग का मार्ग है, यानी इसमें शासक वर्ग को त्याग के लिए कहा गया है, लेने के लिए नहीं, यानी भोग करने के लिए नहीं। ये समाज के शासक वर्ग को भौतिक विलासिता, संपत्ति के मोह से दूर रखकर जन कल्याण में रहने के लिए प्रेरित करता है। प्लेटो का मानना है कि सरकारी पदों पर लोग बुद्धि की श्रेष्ठता के गुणों के कारण आएंगे, न कि अपनी शक्ति या संपत्ति के आधार पर, यानी कि उनका जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके बेस पे वो शासक वर्ग बनेंगे, सैनिक वर्ग बनेंगे। ऐसा नहीं है बहुत सारी संपत्ति वाला ही शासन करेगा, नहीं। प्लेटो द्वारा अभिभावक वर्ग के लिए अपरिग्रह यानी असंग्रह, यानी बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह ना करें, उसका विधान बनाने का कारण है कि शासन में भाग लेने का आधार विवेक व बुद्धि है, न कि धन। दूसरा है व्यक्तिगत संपत्ति व आर्थिक लाभ राजनीतिक संघर्ष के आधारभूत कारण हैं, यानी कि राज्य में, राजनीतिक व्यवस्था में राज्य पद के लिए, उत्तराधिकार के लिए, इन सब के लिए संघर्ष होता है, वो भी किस कारण होता है, आर्थिक लाभ पाने के लिए या राजनीतिक सत्ता पाने के लिए। तो प्लेटो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, जो शासक वर्ग वर्तमान में है उससे कोई दूसरा वर्ग छीने केवल लाभ के लिए नहीं, पर्टिकुलर एक शिक्षा व्यवस्था द्वारा जो वर्ग तैयार होगा वही राज्य करेगा। अब है इसका मूल्यांकन, यानी कि इसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या नहीं, यानी किन किन ने इसकी आलोचना की, क्यों करिए। जो प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को अनेक आलोचकों द्वारा अनेक आधारों पर आलोचना की गई है। कुछ ने तो इसे अर्ध साम्यवाद तक कहा है। यह राज्य में विघटन को जन्म देता है, न कि एकता उत्पन्न करता है। यह अतिवादी, अस्पष्ट और मानव प्रकृति तथा स्वभाव के विपरीत है। यह आध्यात्मिक रोग के लिए भौतिक उपचार प्रस्तुत करता है जो अपर्याप्त है। ये इसकी मिलीजुली कॉमन आलोचना है। एग्जाम में जब केवल 20 या 25 शब्दों में पूछते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना लिखिए या उसका मूल्यांकन लिखिए या उसके विपक्ष में कोई चीज़ लिखिए, तो ये हम एक साथ उनको लिख सकते हैं। अब इनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है, यह अर्ध साम्यवाद है। प्रोफेसर बार्कर और प्रोफेसर नेटिलशिप ने प्लेटो के इस साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बार्कर ने और नेटिलशिप ने कहा है इसको अर्ध साम्यवाद, क्योंकि ये समाज के सभी, अर्ध का मतलब आधा साम्यवाद है, समाज के सभी वर्गों पर लागू नहीं होता है। यह समाज के केवल दो वर्ग, शासक और सैनिक, जिसको उसने अभिभावक वर्ग और संरक्षक वर्ग का नाम दिया है, उस पर ही लागू होता है, और उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये पूर्ण साम्यवाद नहीं होकर अर्ध साम्यवाद है। दूसरा है, संपत्ति की जो समस्या है उनको सुलझाने में ये असमर्थ है, क्योंकि इसका उद्देश्य तो राजनीतिक है, जैसे हमने पहले इसकी विशेषता में बताया था। संपत्ति का साम्यवाद संपत्ति से ही पैदा होने वाली समस्याओं, झगड़ों और जटिलताओं को समुचित रूप से सुलझाने में असमर्थ है। जो शासक वर्ग यानी जो संपत्तिहीन वर्ग है वह तो संपत्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझ ही नहीं सकता,
और उसके द्वारा किए गए समाधान अपर्याप्त और अनुचित होंगे, क्योंकि जब शासक वर्ग के पास संपत्ति नहीं है, उसको संपत्ति से पैसे ही दूर रखा गया है, अगर जनता के अंदर कोई संपत्ति समस्या उत्पन्न होती हैं, कोई झगड़े विवाद होती हैं, वो लेकर वो राजा के पास ही आएगा, शासक वर्ग के पास ही आएगा, तो वो उनको कैसे सुलझाएंगे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं संपत्ति के बारे में, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे किस कैसे पैदा होती है, कैसे नहीं होती है। तो ये एक उसका बहुत बड़ा वीक पॉइंट है प्लेटो का, कि वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया। अगला है मानव की प्रकृति। मानव की प्रकृति कैसी होती है? पैसे को, धन को, संपदा को अपनी तरफ खींचने वाली, यानी कि उसको प्रकृति ऐसी होती है कि वो इन चीज़ों को अपना समझता है, इन चीज़ों को चाहता है कि हमारे पास होना चाहिए। वो इसी प्लेटो का सिद्धांत इसके विपरीत हो गया। मानव की व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और सामाजिक स्तर का प्रतीक हमेशा ही उसकी निजी संपत्ति होता है। अतः निजी संपत्ति से समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को वंचित रखना मानव प्रकृति की उपेक्षा करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रगति को अवरुद्ध करना भी है। यानी कि आज हम देखें, या कि प्लेटो के अलावा, बाकी प्लेटो को छोड़ दो, उसके अलावा जितना भी हमने समय देखा है, उसके अंदर मानव की प्रकृति का ये एक महत्वपूर्ण भाग है, निजी संपत्ति रखना, उस संपत्ति को बढ़ाना, उस संपत्ति से द्वारा बहुत सारी सुविधाएं खरीदना। तो ये तो सारा सिद्धांत ही प्रकृति और स्वभाव के विपरीत हो गया। अगला है कि इस सिद्धांत को कुछ लोगों ने अव्यावहारिक और नकारात्मक माना है। ठीक है, कल्याण करने के क्षेत्र में ये सिद्धांत सीमित है, क्योंकि ये समाज के एक वर्ग के भौतिक कल्याण, एक वर्ग है उसको भौतिक कल्याण से वंचित रखता है। दूसरी तरफ उत्पादकों को व्यक्तिगत संपत्ति का संपूर्ण अधिकार देता है। ऐसा करने से राज्य में एकता के बजाय विभाजन को बढ़ावा मिलता है। यानी कि आज से बिल्कुल उल्टा सिद्धांत है। आज हम शक्तिशाली किसको मानते हैं? जिसके पास में धन संपदा है, और उन्होंने सारी धन संपदा किसको दे दी है? उत्पादक वर्ग को। राजा को केवल वंचित रख दिया, उससे राज्य शासक वर्ग को, शासक वर्ग के पास अपना कुछ नहीं होगा, केवल वो उत्पादक वर्ग उनको देगा, उसी से वो अपना गुजारा करेंगे। तो इससे एकता उत्पन्न कहाँ हुई राज्य में? नहीं, एकता उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उसमें राज्य का विभाजन हो गया कि राज्य दो बड़े वर्गों में बट गया, एक तो संपत्तिहीन और एक संपत्ति से पूरा जो सरोकार है या संपत्ति से पूरा भरपूर है अपना, ऐसा। अब अरस्तु जो प्लेटो का सबसे बड़ा शिष्य था, उसने भी इसकी आलोचना की है। अरस्तु एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लेटो का शिष्य अरस्तु द्वारा प्लेटो के साम्यवाद की जो आलोचना की उनको लिखी। तो उन्होंने अरस्तु ने संपत्ति के साम्यवाद की अलग आलोचना की है, और जो स्त्रियों के साम्यवाद की अलग की है। अगर एक साथ पूछते हैं तो भी दोनों में एक साथ हम लिख सकते हैं, अलग अलग पूछे तो हम अलग अलग भी उनको लिख सकते हैं। प्लेटो के परम शिष्य अरस्तु ने अपने ही गुरु के इस प्रकार के विचार से वो सहमत नहीं था। उन्होंने किस आधार पर इसकी आलोचना करी? उनमें है कि पहला था ये कि प्लेटो का साम्यवाद समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान कर देता है। समाज का हित में महत्वपूर्ण है प्लेटो के लिए, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति की इच्छा, उसकी सोच, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति कोई महत्व नहीं रखती, केवल राज्य इम्पोर्टेंट है। उस आदर्श राज्य को बनाए रखने के लिए उसने व्यक्तियों का बलिदान कर दिया है। दूसरा है संपत्ति का साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभवों के विरुद्ध है। हमारे जीवन के सामान्य अनुभव क्या हैं? कि व्यक्ति संपत्ति के लिए ही प्रयास करता, पूरे जीवन भर संपत्ति से ही वो अच्छा जीवन जी पाता है, और उसकी वृद्धि करना उसका स्वभाव है, उसका इकट्ठा करना उसका स्वभाव है। ये सब इनके विरुद्ध है, ऐसे हमारे अनुभवों के। अगला है अरस्तु के अनुसार प्लेटो के संपत्ति विषयक जो साम्यवाद है आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, जिसके परिणाम सही नहीं हो सकते या उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं हो सकते। यानी कि आध्यात्मिक बुराई क्या थी? कि जो शासक वर्ग था, आदर्श राज्य का जो शासक वर्ग था, जिसको बहुत बड़ी शिक्षा पद्धति द्वारा तैयार किया गया था, उसके अंतर्गत कोई बुराई नहीं आ जाए। ठीक है, यानी वो लोभ लालच से संसार की जो
जो चीज़ें हैं सांसारिक भोग विलासिता से दूर रहे, इनका निदान उसने संपत्ति को उससे हटाकर किया है, यानी भौतिक चीज़ों से किया है। अगला है कि संपत्ति का जो साम्यवाद है, ये व्यवस्था समाज में झगड़ों और फूट को बढ़ावा देती है। साम्यवाद में संपत्ति का व्यक्तिगत क्षेत्र सुनिश्चित न होने के कारण विवाद अधिक होगा, जो समाज की उन्नति से अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक वर्ग के पास तो संपत्ति नहीं है और एक वर्ग के पास में अथाह संपत्ति दे दी प्लेटो ने, और उसमें भी सब लोगों के बाद में जो उत्पादक वर्ग है उसके बाद पास भी ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया कितनी संपत्ति होनी चाहिए, वो कितनी भी संपत्ति गेन कर सकता है। इससे क्या होगा कि समाज में झगड़े पैदा होते हैं, फूट पैदा होती है, क्योंकि जो संपत्ति झगड़ों का कारण बनाती है, ऐसा प्लेटो कहता है ना कि संपत्ति से झगड़े होते हैं। तो जो शासक वर्ग के अलावा जो उत्पादक वर्ग है उसमें तो झगड़े होंगे ना, तो उत्पादक वर्ग में संपत्ति के लिए झगड़े होंगे तो राज्य कैसे अच्छे से अपने आप को संचायमान कर सकता है, कैसे संचालित कर सकता है। केवल शासक वर्ग के पास तो संपत्ति नहीं, उसी में तो झगड़े नहीं हो रहे, बाकी में तो झगड़े हो सकते हैं। अगला है, प्लेटो राज्य को दो विषम समुदायों अभिभावक वर्ग और उत्पादक वर्ग में बांटता है। इसमें भी केवल एक ही वर्ग जो उत्पादक वर्ग है उसके भौतिक कल्याण की व्यवस्था करता है, जबकि दूसरा जो वर्ग है शासक वर्ग उसके भौतिक कल्याण का ध्यान नहीं रखता है। इस प्रकार की व्यवस्था से देश में एकता को बनाए रखना असंभव हो जाता है, यानी कि इससे देश की एकता की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ठीक है, समाज के विकास को भी ये अवरुद्ध करता है। व्यक्तिगत संपत्ति रखना और उसमें दिन रात वृद्धि करते रहना मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मनुष्य की स्वाभाविक स्वभाव है। मैंने आगे बताया मनुष्य का स्वभाव कैसा ऐसा है कि वो संपत्ति रखना चाहता है, उसमें दिन रात वृद्धि करना चाहता है। हम भी करते हैं, और किसी तरह वृद्धि नहीं होती तो हम उसको ब्याज पर दे देते हैं, बैंक में एफडी वगैरह करा देते हैं और पॉलिसियाँ करा देते हैं, जिससे उसमें वृद्धि होती रहती है, शेयर मार्केट में लगा देते हैं। ये मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से उसके साथ में ये पैदा होकर आती है। उसको हम आर्टिफिशियल कारणों से, आर्टिफिशियल तरीकों से हम उससे, इस प्रकृति से कब तक हम उसको वंचित रख सकते नहीं। इसी से समाज की प्रगति होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति है स्वाभाविक, उसी से समाज की प्रगति होती है। नहीं तो समाज वहीं ठहर जाएगा जितना हमारे पास संपत्ति है, उसको बस खा लो पी लो, आगे क्या करें। किंतु साम्यवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था न होने के कारण व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना नहीं रहती और समाज का विकास रुक जाता है। यानी जो व्यक्ति हैं किन चीज़ों को लेकर, कौन सी प्रवृत्ति को लेकर समाज को विकसित करेंगे आगे, उनका काम क्या है, केवल पैदावार करना, राज्य को दे देना, खुद खाने लायक रख लेना, बस अपना कुछ कर ही नहीं सकते। अगला है कि जो परोपकार हम करते हैं, दूसरे का उपकार करते हैं, ये हमारी मानवीय भावनाएं हैं, हमारे मूल्य होते हैं। अब जब परोपकार करने के लिए हमारे पास संपत्ति नहीं है तो फिर परोपकार कैसे होगा, कैसे करेंगे उसको। परोपकार संपत्ति उत्पादक वर्ग के पास है, वो कर सकता है, लेकिन शासक वर्ग को परोपकार कर ही नहीं सकता। यानी मानव की जो भावना है, ये सब इनकी संभावनाएं सब नष्ट हो जाती हैं। अरस्तु क्या कहता है, व्यक्ति परोपकार और उदारता संबंधी कार्य व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है, लेकिन संपत्ति का साम्यवाद परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाओं को नष्ट कर देता है। अगला है कि राज्य में एकता, प्लेटो कहता है हम एकता बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। एकता बनाने के लिए इसको साम्यवाद को लाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता इससे, ऐसा अरस्तु कहता है। अरस्तु कहता प्लेटो राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए निजी संपत्ति का अंत करना चाहता है, ऐसा अरस्तु कह रहा है। लेकिन यह एकता संपत्ति के साम्यवाद या साम्यवाद व्यवस्था से द्वारा नहीं, बल्कि उपयुक्त शिक्षा पद्धति द्वारा ही स्थापित हो सकती है। अगला है, अरस्तु के अनुसार प्लेटो ने संपत्ति के गुणों की अवहेलना की है। संपत्ति में भी तो गुण होते हैं भाई, संपत्ति के अपने गुण होते हैं। उसने इसके एक अवगुण, एक बुराई तथा पथ भ्रष्ट करने वाली दुर्बलता इसे बताया है, ठीक है, जो कि भ्रामक है। जबकि संपत्ति का एक गुण होता है कि प्रेरणा शक्ति और एक स्वाभाविक आवश्यकता है।
संपत्ति परिवार का आवश्यक अंग है जिसके बिना स्वस्थ और सुखी जीवन संभव नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं कि आजकल सारे गुण संपत्ति में ही है कि हम जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी खुशी, जो भी प्रगति, जो भी हम आगे जाना चाहते हैं, वो सब संपत्ति के बेस पर ही हम कर सकते हैं। हम कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम महंगा ट्यूशन कैसे करें, हमारे पास पैसे नहीं, हम आज की ऑनलाइन पढ़ाई के अकॉर्डिंग हम मोबाइल गैजेट कैसे खरीदें, सब कुछ संपत्ति से ही, हमारी शिक्षा इस पर आधारित हो गई है आजकल। तो संपत्ति के इस गुण की अवहेलना प्लेटो ने कर दी है, ऐसा अरस्तु कहता है, हम भी इसको मानते हैं। अगला है प्लेटो मनुष्य के मन से ईर्ष्या व द्वेष, संघर्ष, लालच और शोषण जैसी बुराइयों को साम्यवादी व्यवस्था द्वारा दूर करना चाहता है। इन मानसिक रोगों, ये सारे मानसिक रोग मैंने पहले बताया था ना, मानसिक जो आध्यात्मिक रोगों का उपचार भौतिक से करना चाहता है, वो यही है कि मानसिक रोगों का उपचार वो भौतिक चीज को दूर रखकर करना चाहता है, जबकि इनका उपचार मानसिक ही होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि प्लेटो ने संपत्ति का साम्यवाद लिया है, उसका ऐतिहासिक आधार ही सही नहीं है। उसने इतिहास मानकर लिया है कि हमने इन राज्यों की वजह से ऐसा ऐसा लिया है, इतिहास की घटनाओं को देखा, लेकिन उसका आधार ही गलत है। अरस्तु कहता है कि यदि संपत्ति का साम्यवाद एक श्रेष्ठ व्यवस्था होती तो समाज इसे स्वीकार करता और इतिहास इससे अवगत होता। जिस व्यवस्था को समाज ठुकराता है वह स्पष्ट रूप से अपूर्ण होगा। अतः प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद का ऐतिहासिक आधार भी दोषपूर्ण है, यानी इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इसको लोगों ने अपनाया है। नहीं, हमेशा ऐसी चीज़ों को समाज ठुकराता ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मैंने लिखा है, लेकिन धन्यवाद के बाद डॉट लगाए, वैसे मैं इसे टू भी कंटिन्यू लिखना चाहिए था। इसका मतलब इसका अगला पार्ट और है, यानी परिवार विषयक साम्यवाद है जो प्लेटो का, वो हम आगे वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे उसके अगले वीडियो में। तो अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, डॉट 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 का मतलब अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें और कुछ। ठीक है, थैंक यू।